हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बिलियन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, राउल्ट का नियम। मेरे भाई फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो राउल्ट का नियम पूछा जाता है और ये 4 नंबर के टॉपिक में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई राउल्ट के नियम का एकदम आसान तरीके से परिभाषा, उसका फार्मूला और उसकी सीमाएँ जानेंगे, ठीक ना। 4 नंबर के टॉपिक में पूछता है तो सचित्र वर्णन करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि मेरे भाई आप सबको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि अगर आप परिभाषा को रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अगर आप फिगर को समझेंगे तो फिगर के माध्यम से आप फार्मूला का भी निगमन करेंगे, उसके साथ साथ आप परिभाषा भी लिख पाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे राउल्ट के नियम में फिगर किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे मेरे भाई एक पात्र ले लेंगे। और पात्र का मतलब क्या होता है, तो पात्र का मतलब कि कोई एक बर्तन ले लीजिए, टीना, प्लास्टिक, बोतल, कुछ भी हो, ठीक ना। इस तरीके से एक पात्र ले लेंगे और इस पात्र में मेरे भाई पूरा का पूरा विलायक भरा है। क्या भरा है? विलायक भरा है, ठीक ना। अब विलायक क्या होता है तो आप सबको बता दें कि जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे आप पानी ले सकते हैं, जैसे विलयन बना रहे हैं, चीनी में पानी का मिश्रण है तो उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगा उसे विलायक कहेंगे और चीनी की मात्रा कम होगा उसे विलेय कहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक पात्र है और जिसमें क्या रखा गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इस पात्र में मेरे भाई विलायक रखा गया है, ठीक ना। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि जब किसी विलायक में, ये क्या है, विलायक है, और जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। अब वैद्युत अनपघट्य पदार्थ क्या होता है तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद से फिगर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए 2 होता है, एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ होता है, ठीक ना, अनपघट्य पदार्थ, और एक होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ। एक होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब क्या होता है अपघट्य और अनपघट्य, तो मेरे भाई देखिएगा अनपघट्य का मतलब होता है जो अपने घोल में से, अपने मिश्रण में से धारा को गुजरने दे, उसी को वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे आप शर्करा को लिख सकते हैं, शर्करा लिख सकते हैं, ग्लूकोज लिख सकते हैं, ये सब क्या है, वैद्युत अनपघट्य है, ठीक ना, ग्लूकोज। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, वैद्युत अनपघट्य है। वैद्युत अनपघट्य का मतलब यही समझिएगा कि जो अपने जलीय विलयन में से धारा को गुजरने दे उसी को हम वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं, और जो अपने जलीय विलयन में से वैद्युत धारा को ना गुजरने दे उसे हम अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब अपघट्य पदार्थ क्या होता है, तो जैसे लिख लीजिएगा कि Cl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सब अपघट्य पदार्थ है। अब यहाँ पे समझ गए आप वैद्युत अनपघट्य पदार्थ और अपघट्य पदार्थ क्या होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक पात्र है और जिसमें विलायक भरा है, और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील अनपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसमें क्या कर रहे हैं तो अनपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक ना, अनपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं। और अनपघट्य पदार्थ क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज भी हो सकता है, शर्करा भी हो सकता है, ये सब अनपघट्य पदार्थ ही है, ठीक ना। तो उससे हम जब मिलाएंगे, कोई एक मिलाएंगे, शर्करा ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, तो उसको जब हम विलायक में मिलाएंगे तो विलायक में मिलाने के बाद से जो इस विलयन में, अब ये क्या था, ये विलायक था और इसमें कोई विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो इस विलयन में आपेक्षिक अपघटन होगा, आपेक्षिक अपघटन का वाष्पदाब में कमी होगी, वो इसके मोलों की संख्या के बराबर होगा, ठीक ना। एक बार फिर से समझिएगा कि मेरे भाई ये क्या है, एक पात्र है और जिसमें विलायक भरा है, और इस विलायक में जब अनपघट्य पदार्थ मिलाएंगे, विलयन के जो आपेक्षिक अपघटन के बाद वाष्पदाब में कमी होगी वो इस पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरे भाई अब फिगर तो समझ गए होंगे, अब थोड़ा परिभाषा के माध्यम से इसे क्लियर करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए परिभाषा भी लिखे हैं कि इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक आवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज लिख लीजिए या फिर मोल अंश लिख लीजिए। तो यहाँ पर वही बात ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये चीजें बोला गया है कि जब किसी विलायक में, यहाँ क्या है, जब किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोलते हैं तो इस विलयन का जो वाष्पदाब होता है, ये क्या हो गया, अब जब विलेय विलायक मिल गया तो ये विलयन होगा, तो इस विलयन का मेरे भाई जो वाष्पदाब होगा, ठीक ना, वाष्पदाब, इस वाष्पदाब में तो आपेक्षिक आवनमन होगा। आवनमन क्या होता है, तो आवनमन का मतलब मेरे भाई कमी होता है, ठीक ना। जो आवनमन मतलब आपेक्षिक कमी होगा वो इस पदार्थ के मोलों की संख्या
संख्या के बराबर होगा, ठीक ना, मोलों की संख्या या फिर प्रभाज के बराबर होगा। तो ये चीजें मेरे भाई एकदम आसान तरीके से लिखे हैं कि जब किसी विलायक, कोई विलायक है, उसमें अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ जब घोल देंगे तो उस विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, ठीक ना, बात समझ में आई होगी। तो मेरे भाई अब इसका जब फार्मूला की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात कमी हो रही है, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये क्या है तो आप कहेंगे विलेय है, तो इस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये चीज फार्मूला, ये चीज परिभाषा में भी बताया गया। तो यहाँ पर वाष्प दाब की जो आपेक्षिक अवनमन है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसे पी नॉट और माइनस पी एस और अपान में क्या होता है पी नॉट होता है, और इक्वल में मेरे भाई विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलेय का मोल प्रभाज आप सबको बताए थे एन अपान में एन प्लस कैपिटल एन होता है। अब कैसे होता है, यहाँ पे जो एन है, एन क्या है, विलेय का मोलों की संख्या है, और नीचे जो एन है भी विलेय के मोलों की संख्या है, और जो कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक ना। विलेय के मोल प्रभाज में ही ना बताए थे आप सबको कि जो विलेय के मोलों की संख्या होता है और अपान में विलेय प्लस विलायक के दोनों की मोलों की संख्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो मेरे भाई अभी नियम रहा, ठीक ना, ये इसका क्या था, ये इसका नियम था, अभी इसका नियम हो गया। अब मेरे भाई जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है वो पूछता है तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक ना। ये तो परिभाषा हो गया, इसे नियम कह सकते हैं, लेकिन जब फार्मूला की तरफ चलेंगे तो तनु विलयन के लिए चलेंगे, ठीक ना, तनु विलयन। और तनु विलयन क्या होता है, तो मान लीजिए कोई विलयन बनाकर रखा गया है, उस विलयन में विलेय की मात्रा एकदम कम हो, ठीक ना, विलायक की मात्रा ज्यादा हो लेकिन विलेय की मात्रा कम हो, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एक पात्र है और इस पात्र में पूरा का पूरा विलयन भरा है। अब विलयन में कह दिया जाए कि इसमें 95% पानी रखा गया है और 5% इसमें नमक रखा गया है, तो 5% क्या है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये तनु विलयन है। और तनु विलयन में क्या होता है, स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन इक्वल होता है कैपिटल एन, अर्थात क्या है, ये कैपिटल एन जो है विलायक का मात्रा है और जो स्मॉल एन है ये विलेय का मात्रा है, ठीक ना। जब विलेय का मात्रा एकदम कम होगा, तनु विलयन में आप सबको बताया कि विलेय की मात्रा एकदम कम होगा, जब एकदम कम होगा विलेय की मात्रा, उसमें विलायक मिलाएंगे तो विलायक ही रहेगा, ठीक ना, उसमें क्योंकि विलेय की मात्रा ज्यादा नहीं है तो हम लिखते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल कैपिटल एन ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एन इक्वल क्या हो गया, एन इक्वल अगर इस तरीके से है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन तो ये कैपिटल एन होता है। तो यहाँ पर रखेंगे पी नॉट और माइनस का पी एस है और अपान में क्या है पी नॉट है, तो उसके बाद से इक्वल में यहाँ पे एन था तो एन लिखेंगे। अब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, इसके जगह पे हम कैपिटल एन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एन लिख देंगे। अब मेरे भाई ये एन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एन क्या है तो आप कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। और विलेय के मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है, तो यहाँ पे मेरे भाई लिखेंगे पी नॉट माइनस का पी एस और अपान में क्या है, तो अपान में यहाँ पर भी पी नॉट लिखेंगे। और एन और स्मॉल एन है और कैपिटल एन है, ये एन का मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या इक्वल क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान में स्मॉल एम। ये तो स्मॉल एन के लिए हो गया, और कैपिटल एन के लिए होगा तो कैपिटल डब्ल्यू अपान में कैपिटल एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी आप सबको बता भी रहे हैं कि किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान में स्मॉल एम और फिर अपान में एन, जब कैपिटल एन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू अपान में कैपिटल एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पी नॉट था तो पी नॉट लिखेंगे, माइनस का पी एस था तो पी एस लिखेंगे, और यहाँ पे अपान में पी नॉट था। अब यहाँ पर देखिए ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू और इंटू में कैपिटल एम और अपान में क्या हो जाएगा स्मॉल एम इंटू में इस कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बटे का बटा है तो इसके पास जाएगा और नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू में कैपिटल एम हो जाएगा और स्मॉल एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई पी नॉट माइनस का पी एस और अपान में क्या है पी नॉट इक्वल में स्मॉल डब्ल्यू अपान में स्मॉल एम और कैपिटल एम इंटू में
अपान में क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। मेरे भाई यही इसका फार्मूला है, ठीक ना, यही इसका फार्मूला है। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे नियम पूछे जाएगा तो नियम तो इसका यही है, लेकिन आप इसे फार्मूला नहीं कह सकते। अभी इस नियम के आधार पर इसे लिखे हैं। अब जब फार्मूला निकालेंगे तो टन विलियन के लिए फार्मूला पूछा जाता है, तो टन विलियन के लिए इस तरीके से हम निकाल देंगे। बस ये क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर फार्मूला निकला नहीं है उसमें हम टन विलियन के लिए यही मान रख देंगे कि जो एन और कैपिटल एन है उसके जगह पर कैपिटल एन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या इक्वल भार बटा अणुभार होता है, उसको हम फार्मूला लगा देंगे। अब मेरे भाई किससे प्रदर्शित किया जाता है इसको देख लीजिए। जो पी नॉट होता है, पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी एस जो होता है विलयन का वाष्प दाब होता है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है विलेय का भार, और कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार, स्मॉल एम होता है विलेय का अणुभार, और कैपिटल एम होता है विलायक का अणुभार। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे विलयन का बेसिक वीडियो तो उसमें आप सबको ये दिक्कत नहीं होगा। अगर मेरे भाई नहीं देखे होंगे तो भी इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई अब सीमा की तरफ चलते हैं। पूछता है राउल्ट के नियम की सीमाएं, और सीमाएं भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसको भी देख लेंगे। तो मेरे भाई इसके सीमाएं हैं कि यह टन विलियन पर लागू होता है। जो चीजें फिगर में बताया गया बस उसी चीजों को लिखना है कि यह टन विलियन पर लागू होता है। आप सबको बताएं कि यह टन विलियन पर लागू होता है। उसके बाद से दूसरा है यह वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ पे विलयन पर लागू होता है, ये भी बताया आप सबको। और यह अवाष्पशील पर लागू होता है, जो अवाष्पशील विलयन होगा उस पर लागू होगा। उसके बाद से इसमें ताप स्थिर होता है, जो इसमें तापमान होता है वो स्थिर होता है। तो इसकी जो सीमाएं हैं 4 सीमा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। अगर आपसे उसका सचित्र वर्णन पूछेगा 4 नंबर में तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा। और इसके टन विलियन के लिए फार्मूला निकाल दिए हैं। उसके बाद से मेरे भाई ये राउल्ट के नियम का नियम लिखा गया अर्थात परिभाषा लिखा गया है। और मेरे भाई पुराने वीडियो जितने भी बनाए गए हैं, पुराने वीडियो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा और वहां से आप सभी वीडियो पा जाएंगे। क्रम से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा और सभी वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।